जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, संविधान में नागरिकता। दोस्तों, आपने एकेडमी नाम सुना होगा, तो क्या है एकेडमी, इसका अर्थ क्या है और इसका निर्माण किसने किया है, क्या इसके बारे में आपको पता है? दोस्तों, जो एकेडमी शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया दोस्तों? ये प्लूटो या प्लेटो से आया है। प्लूटो ने यूनान में या एथेंस में जिस शैक्षणिक संस्था की स्थापना करी थी, उसे क्या कहा था? शैक्षणिक संस्था की जिस स्थापना करी थी उसे एकेडमी नाम दिया गया था। तो दोस्तों, एकेडमी क्या है? दुनिया या यूनान में स्थापित दुनिया का पहला शैक्षणिक संस्थान, या जिसे हम कोचिंग कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। भारत में नागरिकता नागरिकता ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या है, अर्थ क्या है और महत्व क्या है? तो नागरिकता से सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बतलाना चाहूँगा, नागरिकता क्या होती है? एक पहचान होती है। ठीक है, पहचान किस प्रकार से होती है दोस्तों? कि हम जब बच्चे थे तो हमारे माता पिता के नाम से हम क्या कह जाते थे, पहचाने जाते थे अपने रिश्तेदारों में। ठीक है, रिश्तेदारों में अपने माता पिता के नाम से जाने पहचाने जाते थे, तो क्या कहलाती? ये हमारी एक आइडेंटिटी कहलाती थी कि हम, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हम विदेश में अगर जाते हैं, ठीक है, विदेश में जाते हैं तो हम किस नाम से जाने जाएंगे? भारतीय नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो हमारी वहाँ पे पहचान किस रूप में होगी दोस्तों? भारतीय के रूप में होगी या एक इंडियन के रूप में होगी? तो दोस्तों, ये नागरिकता क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। नागरिक कौन होता है? जिसे पूर्ण सदस्य का दर्जा तो प्राप्त होता है, जिन्हें नागरिक और कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूर्ण सदस्य होता है, मतलब राज्य का पूरी तरीके से सदस्य होता है, जिसमें उसे कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं और राज्य की जो हर गतिविधि में भाग लेने का उसे क्या किया जाता है? अधिकार होता है, हक होता है। और नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये नागरिक कहलाते हैं। विदेशी कौन कहलाता है? जो अन्य देशों के नागरिक होने होते हैं, उन्हें दो श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जिस व्यक्ति के पास जिस देश का पासपोर्ट है वो वहाँ का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पासपोर्ट। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास जिस देश का पासपोर्ट है वो वहाँ का नागरिक कहलाएगा। तो भारतीय नागरिक कौन? जिस व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति है जो भारत में रहता है, वो तो पासपोर्ट हो या ना हो, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है। ठीक है, तो वो भी नागरिकता का परिचय पत्र है। जैसे अन्य देश के अगर कोई नागरिक है, उसे पता करना, तो हम उसका क्या करेंगे? उसका पासपोर्ट देखेंगे, उसके पासपोर्ट में किस देश का नाम लिखा हुआ, तो क्या कहलाएगा? वो उस देश का नागरिक या विदेशी नागरिक कहलाएगा। विदेशी को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, मित्र विदेशी और शत्रु विदेशी। मित्र विदेशी से तात्पर्य होता है कि जिन देशों के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देश होते हैं, उन्हें मित्र देशी विदेशी कहलाता है। जैसे हम बात करें रशिया की या रूस की, ठीक है, अमेरिका की हम बात करते हैं, ये क्या है? हमारे मित्र देश है, जिनसे हमारा व्यापार होता है, तो क्या कहलाएंगे? मित्र विदेशी कहलाएंगे। शत्रु विदेशी जिनके साथ युद्धरत देशों के नागरिक होते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जिसके साथ हमारा सीमावर्ती विवाद बना हुआ है और समय समय पे क्या झड़प होती रहती है, या फिर तनाव बना हुआ है, कहाँ पे? सीमा रेखा पर, क्या कहलाएंगे? शत्रु विदेशी कहलाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के कोई नागरिक अगर भारत में आता है तो वो क्या कहलाएगा? शत्रु विदेशी। और रसिया और अमेरिका का कोई नागरिक अगर आता है तो वो क्या कहलाएगा? मित्र विदेशी नागरिक कहलाएगा। अब आगे देखते हैं हम, मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों के कौन कौन से या कितने अधिकार प्राप्त होते हैं? सबसे पहले बात आती है मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और नागरिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हम बात करते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार है। मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है तो उससे उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये हमारे कौन से समता समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 में ये बात लिखी गई है। तो जो भारतीय नागरिकों को सबसे पहला अधिकार कौन सा होता है? 15वां, जो 15 अधिकार है, और जो आर्टिकल 15 में जो लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा, सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार है। ठीक है, मतलब सरकारी वैकेंसी में सम्मिलित होने और किसी भी प्रकार का रोजगार जो प्राप्त करने का अधिकार है, वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। फिर क्या है कि भाषण, सम्मेलन, आंदोलन, निवास आदि की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। ठीक है, इसके बारे में हमने जो पुराने लेक्चर में बात कर चुके हैं विस्तृत रूप से। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30। तो दोस्तों,
केवल जब बात आती कि केवल भारतीय नागरिक को, ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अगर इस बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल 15 है, जिसमें धर्म मूलवंश वाला बात है, और रोजगार में समानता वाला अनुच्छेद 16 है, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है 29 और 30। तो ये जो कितने अधिकार, 1 2 3 4 5 अधिकार है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार जब हम बात करेंगे तो उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें विभिन्न मौलिक अधिकारों की बात की गई है छोटे छोटे। तो जो केवल की बात की जाएंगे तो वो कौन से आएंगे दोस्तों, ये 5 आएंगे। ठीक है, तो आपको ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो केवल भारतीय नागरिकों को किस प्रकार या कौन कौन से मौलिक अधिकार या किन किन आर्टिकल के थ्रू जो वर्णित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो कौन से 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। अब देखते हैं, ये मौलिक अधिकार की बात हो गई कि नागरिकों को कौन कौन से या किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब बात आती कि जो किसी देश का, जो हमारे देश के नागरिक है या भारतीय लोग हैं, इन्हें कौन कौन से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार दोस्तों, इसके बारे में अब जो अगला टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, उसमें आपको और स्पष्ट रूप से जानकारी मैं प्रदान कर दूंगा। राजनीतिक अधिकार, मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, कि मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार ये केवल किसको, भारतीय को है। कोई भारतीय व्यक्ति ही क्या करेगा, सरपंची का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, या विधायक का चुनाव लड़ सकता है, या सांसद का चुनाव लड़ सकता है, या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। अन्य व्यक्ति, अगर कोई इजरायली आए या फ्रांस से कोई व्यक्ति आ जाए या जर्मनी से आ जाए और वो बोले कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतदान करने का या वोट डालने का, चुनाव लड़ने का अधिकार किसे, केवल भारतीय नागरिकों को। सार्वजनिक पदों की बात की जाती है, जैसे राष्ट्रपति का पद है जो मुर्मू जी है हमारी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, न्यायाधीश है संजीव खन्ना जी हैं। ये इन पे कौन व्यक्ति, इन पदों पे कौन व्यक्ति आसीन हो सकता है, केवल क्या रहेंगे, केवल भारतीय, केवल भारतीय नागरिक ही इन पदों पर क्या हो सकते हैं, आसीन हो सकते हैं। फिर देखते हैं कि जब जो अधिकार तो हमें मिले हैं, तो क्या रहता है कि हमारी किसी से आइडेंटिटी जुड़ी है, तो उसके नागरिक अधिकारों के साथ साथ हमें क्या होता है, वहाँ पे कर्तव्य की कुछ भागीदारी रहती है, उनको भी अदा करना पड़ता है। जैसे अगर हम नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देश को संचालित करने की जो व्यवस्था होती है, क्या पूंजी, उसका क्या होता है, आधार होता है। तो नागरिकों से जो पूंजी ली जाती है, उसे करों के रूप में भुगतान करना पड़ता है, या जो कमाई का कुछ भाग देते हैं उन्हें कर कर कहा जाता है, जिसे व्यक्ति कर होता है, संपत्ति कर होता है, आयकर होता है। ठीक है, तो करों का भुगतान करना पड़ता है देश के नागरिकों को। राष्ट्रीय प्रतीकों का, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना पड़ता है। देश की रक्षा की अगर विपत्ति आ जाती है, आक्रमण हो जाता है, तो जो हमारी सेना है, क्या हो सकते हैं, देश के सामान्य नागरिकों से आह्वान कर सकती है कि आप जो सक्षम है, आप आके लड़िए और हमें क्या कर दे, देश की रक्षा करने में साथ दे। ठीक है दोस्तों, तो ये मौलिक अधिकार में कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30। और राजनीतिक अधिकार में कौन कौन से हैं, चुनाव लड़ना, वोट देना, सार्वजनिक पदों का और कुछ कर्तव्य भी किसको, जो हमारे नागरिकों को है। अब आगे हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं संविधान में नागरिकता के संबंध में, उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 5 से लेके 11 में, भाग 2 में। संविधान के भाग पढ़े थे जब, मैंने आपको बतलाया था कि 5 से 11 में, भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ था, उसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए थे। भारत में निवास होना चाहिए, ठीक है, भारत में निवास, भारत में जन्म के समय माता पिता का जन्म, ठीक है, भारत में जन्म हो या माता पिता का जन्म हो, इससे नागरिकता का संबंध है। या फिर 7 वर्ष से कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है, इसका संबंध क्या होता है, नागरिकता से। या तो कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो, या उसका जन्म भारत में हुआ, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या 7 वर्ष से अधिक जो भारत में निवास कर रहा हो, तो वो क्या होगा, भारत की नागरिकता से संबंधित व्यक्ति होता है। फिर क्या है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और वापस लौटे। तो ये लड़ाई दंगे दोस्तों चल रहे थे, जब भारत का विभाजन हो गया तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ कुछ दिन या कुछ वर्ष रहने के बाद भारत आ गए थे।
उससे संबंधित जो व्यक्ति कहलाएंगे क्या हो, नागरिकता से संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। फिर अगला क्या है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो भारतीय दूतावास में पंजीकृत है। जैसे कोई आईटी कंपनी में अमेरिका चल जाता है, यूएसए कोई गया है व्यक्ति, और वहाँ जाके दूतावास में, ठीक है, दूतावास में क्या है, पंजीकृत है कि ये व्यक्ति जो भारत का है, या भारतीय दूतावास में पंजीकृत कि ये व्यक्ति जो भारत का है या भारत का नागरिक है। तो ये क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। फिर संसद की शक्ति क्या है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, 1955 की संसद को ही अधिकार है, यह केंद्र सूची का विषय है। ठीक, केंद्र सूची का विषय है, संसद की शक्ति है कि नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान रहेगा वो क्या रहेगा, कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम आया था ये संसद ने 1955 में। ठीक है, 1955 में संसद ने क्या नागरिकता अधिनियम लाए, और नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, ये दोस्तों पूछा जाता है, ये आईएमपी समझिए, इसे इसे आप इम्पोर्टेंट समझिए कि नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है, और नागरिकता त्याग का कितने तरीके से या कितने समाप्त कितने तरीके से की जा सकती है। तो प्राप्त करने का तरीके की बात करते हैं, जन्म से, कि भारत में जन्म हुआ। जैसे दोस्तों मेरा जन्म भारत में हुआ तो मैं भारत का नागरिक कहलाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों इसमें क्या है, अपवाद है। अपवाद कैसा, कोई अमेरिकी व्यक्ति घूमने आया है, ठीक है, उसके यहाँ जो बच्चा हुआ है, क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास जो पासपोर्ट है किसका है, अमेरिका का है। किसका है, यूएसए का अमेरिका पासपोर्ट, ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये इसका अपवाद हुआ दोस्तों, कि जन्म भारत में हुआ, लेकिन जो फॉरेनर है या विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं, अगर उनका कोई बच्चा यहाँ पे होता है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। वंश से, कि भारत से बाहर जन्म लेकिन माता पिता भारत के नागरिक। जैसे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है, वो जो अमेरिका में जॉब कर रहा है, हमें यूएसए में जॉब कर रहा है, जैसे सत्या नडेला की बात करते हैं। ठीक है, सत्या नडेला अगर भारत यूएसए में जॉब कर रहा है, या सत्या नडेला जी जो है भारतीय मूल के हैं, ये अगर इनके पास भारत का पासपोर्ट है, ठीक है, और वहाँ पे उनका बच्चा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, जन्म से भारत के बाहर जन्मे, लेकिन माता पिता, या तो माता होनी चाहिए पिता, दोनों में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, उस समय बच्चे के जन्म के समय भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो पहला जन्म से हो गया, दूसरा क्या हो गया, वंश से, तीसरा क्या, पंजीकरण के द्वारा। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिकों के जीवन साथी, नाबालिग बच्चे। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है, जो भारत में मतलब भारत से विदेश में जाके काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकों के जीवन साथी मान के चलो, कोई फ्रांस गया है, कोई व्यक्ति, भारत का कोई बच्चा है, फ्रांस में पढ़ रहा है, और वहाँ किसी फ्रांसीसी महिला से शादी कर लेता है, फ्रांसीसी महिला से शादी कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, जो आवेदन दे सकती है उसकी जो जीवन साथी है, जो महिला रहेगी, तो वो क्या कहलाएगी, भारत की नागरिक कहलाएगी। या फिर उनके जो बच्चे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक। इस प्रकार से पंजीकरण द्वारा क्या होती है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती। प्रकृतिकरण से, निवास, जिसमें ये 7 साल की जो सीमा है दोस्तों, 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष कि निवास, अच्छा चरित्र, 7 साल से अधिक उम्र से कोई, 7 साल या अधिक वर्ष से कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, वो निवास कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जिसका चरित्र अच्छा है, और जिसे भारत में बोली जाने वाली कोई एक भाषा, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी का, मराठी का, बांग्ला का, कोई सी भी भाषा का ज्ञान है, तो उसे क्या कह जाएगा, वो अगर आवेदन देता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फिर क्षेत्र सम्मेलन द्वारा, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाए, मान के चलो जो पीओके है दोस्तों, इस पे भारत का आक्रमण कर दे, और इसे क्या करते हैं, भारत का क्षेत्र घोषित कर दे, भारत का क्षेत्र घोषित कर दे, तो यहाँ के जो सभी सदस्य रहेंगे, ठीक है, यहाँ के जो सभी सदस्य लेकर रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे या इंडियन कहलाएंगे, भारतीय एंड इंडियन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, कि भारत में जन्म हुआ है, वंश से, भारत में जन्म, भारत के बाहर जन्म हुआ, लेकिन माता पिता दो में से कोई एक व्यक्ति भी कहाँ, भारत का नागरिक है या भारत का पासपोर्ट धारक है। पंजीकरण से, कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो इसने वहाँ पे जीवन साथी कोई दूसरी विदेशी महिला से शादी कर ली, और वो उसकी जो विदेशी महिला अगर आवेदन देती है, तो क्या हो जाएगी, वो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। प्रकृतिकरण,
कि कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा हो, कोई काम कर रहा हो और उसे उसका चरित्र अच्छा हो, किसी प्रकार की हानि करने की उसकी चेष्टा ना हो और कोई भाषा का ज्ञान हो, तो क्या कहलाएगा? वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्षेत्र सम्मिलन मतलब पीओके पे भी हमने आक्रमण किया है, पीओ पे आक्रमण किया तो वहाँ और हमने उसे भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया, तो पीओके के जितने भी जो नागरिक रहेंगे या व्यक्ति रहेंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब खोने के तरीके की नागरिकता को कितने तरीके से खोया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, तो त्याग। ठीक है दोस्तों, मैं जाता हूँ कहाँ, पासपोर्ट ऑफिस में जाता हूँ या विदेश मंत्रालय में जाता हूँ, जहाँ पास, ठीक है, बोलता हूँ कि मैं अपनी नागरिकता का त्याग करना चाहता हूँ, ये घोषणा मैं लिखित रूप से करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? वो स्वैच्छिक घोषणा द्वारा त्याग। समाप्ति क्या? अन्य देश की नागरिकता, मैं कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेता हूँ। ठीक है, कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेता हूँ तो मेरी जो नागरिकता है स्वतः रूप से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वंचित करना, धोखाधड़ी, देशद्रोह, अवैध गतिविधि कि भारत में रह के अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है, तिरंगे का अपमान करता है, या जो गरिमा में पद जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हानिकारक बातें या आपत्तिजनक बातें बोलता है, तो क्या कहलाएगा? उसे उसकी नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम कि एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिक प्रणाली है, अमेरिका में दोहरी है। ठीक है, ये विशेषता दोस्तों हमने जब पढ़ा था कि कहाँ से ली गई है एकल नागरिकता? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता की जो केंद्र की नागरिकता एक रहेगी और दूसरी कहाँ रहेगी? राज्य की रहेगी। ठीक है, जैसे भारत में 28 राज्य है, किसी कोई व्यक्ति ऐसा तो है नहीं है कि जिसके पास यूपी का पासपोर्ट हो या बिहार का पासपोर्ट हो, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का रहेगा? भारत का ही रहेगा। ठीक है, जबकि अमेरिका में नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में केंद्र का अलग रहता है और राज्य को अलग पासपोर्ट होता है या उनकी अलग नागरिकता होती है। ये एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है दोस्तों? ब्रिटेन से ग्रहण की है। समान अधिकार है, सभी नागरिकों को पूरे भारत में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे दोस्तों कि हमारे एक वोट का एक मूल्य होता है। ऐसा है क्या दोस्तों कि बिहार के जो व्यक्ति है या फिर तमिलनाडु का व्यक्ति है, वो एक वोट डालेगा तो उसका 5 अंक गिना जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो एक वोट का एक मूल्य होता है। अपवाद क्या है? कुछ नौकरियों के लिए निवास की शर्त है। ठीक है, जैसे कुछ जो राज्यों में क्या विशेष प्रावधान किए गए कि अगर वहाँ पे उन राज्यों में आपको नौकरी ग्रहण करना है तो कुछ वर्ष आपको रहने पड़ेंगे, जब उसको क्या रहेगी? उसकी वहाँ की पूर्ण सदस्यत्व क्या रहेगा? समान अधिकार मिलेंगे उस नौकरी में। जैसे तमिलनाडु में आप चले जाओ तो कहीं कहीं क्या होता है, लोकल लैंग्वेज के बारे में विशेष प्रावधान किया जाता है कि आपके तमिल आना चाहिए या मलयालम आना चाहिए या बांग्ला क्षेत्र में इस प्रकार से हो सकता है। राज्य के निवासियों के लिए विशेष प्राप्त लाभ होते हैं, जैसे शिक्षा शुल्क होता है। दोस्तों जैसे हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, जैसे हमने बिहार पीएससी का अगर फॉर्म भरा है तो हमें क्या रहता है? अगर हम एमपी में एससी कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में है, तो अगर बिहार में जब हम सम्मिलित होंगे तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी कहलाएगी। इसलिए क्या रहता है कि जो रहता है कि अन्य राज्यों वालों को क्या रहती है? छूट नहीं प्रदान की जाती है दूसरे राज्यों में। आदिवासी क्षेत्रों में सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रतिबंध, जो 5वीं अनुसूची है, ठीक, और 6वीं अनुसूची है, इसमें जो क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं वहाँ नागरिकता से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, नागरिकता से संबंधित विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान 2019 में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ग्रहण करी है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई। ठीक है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, मतलब जो विदेश में रहते हैं, जिनका मूल स्थान है, जन्म स्थान कहाँ होता है? भारत होता है। इन्हें कुछ विशेष कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसे ओसीआई कार्ड धारक कहलाते हैं, और उनके बच्चे। इन्हें क्या रहता है कि मतदान, सार्वजनिक पद, ये अधिकार नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे आजीवन वीजा रहता है, जैसे वो भारत में आजीवन रह सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है, आजीवन रह सकते हैं और संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस प्रकार के इनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ओसीआई क्या होता है दोस्तों? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें आजीवन वीजा मतलब रह सकते हैं और संपत्ति का स्वामित्व यानी खरीद सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति। त्याग या रद्द करना, ओसीआई को अगर ये धोखाधड़ी करते हैं, मतलब धोखाधड़ी करते हैं किस प्रकार से? देशद्रोह करते हैं
या अवैध गतिविधियों या जो नारकोटिक्स से संबंधित कोई अवैध गतिविधियों के आधार पर इन्हें क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो ओसीआई क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से कार्ड धारक होते हैं जिन्हें उन्हें भारत के संबंध में या नागरिकों के संबंध में कुछ रियायतें प्रदान की जाती है। अब विशेष प्रावधान क्या है, नागरिकता से असम समझौता हुआ था दोस्तों 1985 में, जिसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्ति, जो बांग्लादेश से आए मतलब बांग्लादेश जो है हमारे वहाँ भारतीय मूल के व्यक्ति है जो 1947 से पहले भारत में थे, भारतीय मूल के व्यक्ति को क्या नागरिकता प्रदान की गई थी। तो ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश समझौता जो बांग्लादेश कब हुआ, 1985 में हुआ। असम समझौता है बांग्लादेश समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। अनुच्छेद 135 से 2019 में समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्थायी निवासी परिभाषित करने और विशेष अधिकार देने की अनुमति थी। ठीक है, तो ये इसे 2019 में जो हमारी वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया गया है। चुनौती ये क्या है कि एकल नागरिकता के बावजूद भारत को सांप्रदायिक दंगे, जाति संघर्ष, भाषाई विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे तमिलनाडु में स्टालिन है, ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी जी है। ठीक है, बांग्ला भाषा और ये दक्षिण की भाषाओं को लेकर प्रमुखता से क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इससे क्या होता है, वैमनस्य पैदा होता है, क्योंकि हम सभी भारतीय है तो बंधुत्व बंधुत्व से या भाईचारे से हमें रहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, एकल नागरिकता के बावजूद भी क्या होता है, भाषाई विवाद, दंगे अंगे, ये समस्याएं वो आज भी भारत में मौजूद हैं। भारतीय नागरिकता के मुख्य पहलुओं जैसे अधिकार, प्राप्ति, हानि, विशेष प्रावधानों को संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। आ, दोस्तों अगर हम आप है दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन जो पसंद आ रहा होगा एसआई का, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं इस बार से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।